हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जिसमें पत्र लेखन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो सभी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में जो है हिंदी भाषा एवं बोली और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 चैप्टर इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं और ये चैप्टर इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आप एग्ज़ाम में इसका ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले जितने भी वीडियो हो चुके हैं, टॉपिक्स हो चुके हैं, वो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जीएस का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जीएस का जो यूथ के द्वारा निकाला गया था, ठीक है, यूथ बुक के द्वारा जो नई सीरीज इसमें निकाला गया, इसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित अध्याय और सॉल्व पेपर का, तो उसी का हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो पहला क्वेश्चन है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये 2022 में आया था वन रक्षक के पेपर में कि परिपत्र जो है कब जारी करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आयोग ने सभी के लिए जो है समान अंक प्रदान कर किया था, क्योंकि अगर हम बात करें तो परिपत्र जो होता है संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय तथा बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया परिपत्र से संबंधित। अब इसमें हम चारों ऑप्शन अगर देखते हैं तो दिया गया है कि संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय दिया जाता है, तो ये भी सही है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण कार्य निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से लिया जाता है, तो ये भी सही है। किसी अधिकारी की लिखित सहायता शिकायत प्राप्त होने पर, तो ये भी है। पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय, तो ये भी सही है। तो इसीलिए जो है इसमें आयोग के द्वारा सभी को समान अंक प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अपने मित्र को अगर आप पत्र लिख रहे हैं, मित्र को, दोस्त को, सगे संबंधी को, तो वो किस प्रकार के पत्र के अंतर्गत आता है। तो ये पत्र आता है व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। जिसमें अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत पत्र जो होता है वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्य हुआ, मित्र हुए, ठीक है, और अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। ठीक है, तो वो किस में आएंगे, व्यक्तिगत पत्र में आएंगे। और ये किस प्रकार के पत्र होते हैं, ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह किस विकल्प में आएगा, यानी कि यह किस पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर जो पूर्व पत्र यानी कि पहले के पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसकी उसी सूचना को दोहराते हैं, तो यह होता है अनुस्मारक विकल्प के अंतर्गत। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य होता है संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण कराना और उसमें लिखित मामले का महत्व दर्शाते हुए शीघ्र उत्तर मांगना होता है। अनुस्मारक पत्र प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने बाद लिखा जाता है, तथा दूसरा जो है अनुस्मारक पत्र पहले अनुस्मारक के 10 दिन बाद लिखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें गैपिंग भी होती है, ये नहीं कि लगातार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अनुस्मारक जो पत्र होता है वो प्रायः मूल पत्र जब लिखा जाता है तो उसके 1 महीने बाद इसको दोबारा जो है लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ द डू लेटर, यानी कि डी ओ लेटर जो होता है, डी ओ का फुल फॉर्म बताना क्या होता है। ये सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो डी ओ का फुल फॉर्म होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर इसका फुल फॉर्म बनता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर इसका फुल फॉर्म है। और यह क्या होता है, तो ये अर्धशासकीय पत्र होता है। ये सरकारी पत्र का एक उपभेद है। जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो और सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, तो किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब कर लेना हो, तो अब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं और इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता। तो डू का अर्थ क्या होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सप्लाई इंस्पेक्टर में ही आया था 2022 में कि डीओ पत्र में
डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है, ठीक है, ये इसमें दिया गया है। अब इसमें जो अधिक्रमण लिखा जाता है डीओ पत्र में वो किस तरीके से लिखा जाता है, भवदीय होता है या फिर अपना या फिर आभारी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा जो है ए पार्ट। डीओ पत्र में सिंसियरली या फिर भवदीय हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है। डीओ में सभी ऊपर बताया, डीओ का फुल फॉर्म होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र। इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस पत्र में संबोधन के स्थान पर प्रिय या फिर भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय या फिर भवदीय शब्द याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक का जो है संबोधन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें सही अभिवादन क्या होता है, क्या लिखा जाता है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके के पत्र में जो है अभिवादन का प्रयोग नहीं करते। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑफिस मेमोरेंडम मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं कार्यालय ज्ञापन। तो जब कार्यालय ज्ञापन पत्र व्यवहार किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि कोई अभिवादन का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे कि कार्यालय ज्ञापन पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग के अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी व्यक्ति को औपचारिक सूचना भेजी जाती है, ठीक है। ये कार्यालय ज्ञापन होता है। कार्यालय ज्ञापन जो होता है अन्य पुरुष की शैली में लिखते हैं और इसमें अभिवादन को बताने वाले शब्द जैसे कि महोदय, प्रिय महोदय, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें से बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, उसमें रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव का उपयोग करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका डी ऑप्शन। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस हुआ और उस नीति में जो है सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण तथा स्थानांतरण आदि की सरकारी सूचना को अधिसूचना या फिर विज्ञप्ति कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा किसको किसको विज्ञप्ति कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें नियुक्ति हो गया, नियम है, आदेश है, छुट्टी है, प्रशिक्षण है और स्थानांतरण है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी सरकारों द्वारा विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसका जिम्मेदार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पत्र में विषय डैश तुरंत लिखा जाता है। एक पत्र में जो विषय होता है वो किसके अभिवादन के पहले या फिर अभिवादन के बाद या फिर हस्ताक्षर के बाद या फिर पत्र की पहली पंक्ति में लिखा जाता है, कहाँ पर लिखा जाता है। एक पत्र में जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, कहाँ पर लिखते हैं। तो जो पत्र होता है उसमें जो सब्जेक्ट लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, वो अभिवादन के तुरंत पहले लिखते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभिवादन के पहले लिखा जाता है। एक पत्र में विषय अभिवादन के तुरंत पहले लिखा जाता है। विषय जो होता है औपचारिक पत्रों में अभिवादन से पहले लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में जो है विषय महत्वपूर्ण नहीं होता। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। अब इसके अंतर्गत आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग करते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी के अनुदान अगर मांग रहे हैं तो किस माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हम कार्यालय आदेश का प्रयोग करते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है, तो वह कार्यालय पत्र जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति या अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कार्यालय आदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। टोटल 11 रूपों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाना अभिवादन क्या है। तो केंद्र सरकार में जब पत्र लिखा जाता है तब जो अभिवादन लिखते हैं तो वो होता है सर अथवा मैडम, ठीक है, सर या मैडम, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जबकि अर्ध सरकारी पत्र जो होता है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखते हैं, इसमें संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, जैसे कि प्रिय नरेंद्र जी, ठीक है। तो ये जब अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सरकारी पत्र लिखते हैं केंद्र सरकार में तब प्रिय नहीं लिखते हैं, वहाँ पे महोदय या फिर महोदया या फिर सर या मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसेतियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहते हैं। तब उसको कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सीधा परिभाषा पूछ लिया गया है। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र अथवा गस्ती पत्र कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विद्यालय के किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए, ठीक है, घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र जो होता है वो किस कोट के अंतर्गत आएगा। तो ये आता है व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। और ये होते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र या के अंतर्गत आते हैं व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। मित्र को सगे संबंधी रिलेशन में लिखा जाए वो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य प्रियजनों को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो अभिवादन इनमें से आंसर हो जाएगा, आंसर बी पार्ट, ठीक है। शुभाशीष को अभिवादन कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, शुभाशीष। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये प्रयोग किया जाता है अधिसूचना के संबंध में, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अधिसूचना, अधिसूचना का इंग्लिश क्या होता है? नोटिफिकेशन। तो ये भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। अधिसूचना में प्रत्येक विभाग के लिए जो है एक विशिष्ट विषय निश्चित होता है, अर्थात प्रकाशनार्थ सामग्री का पूर्ण जो है विवरण आवश्यक है कि वह किस विभाग में जो है प्रकाशित होनी है। तो यह नोटिफिकेशन होता है जो कि लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि की आदि की सूचनाएं दी जाती है। तो किस पत्र के अंतर्गत दिया जाता है सारी चीज़ें? तो ये सब होता है कार्यालय आदेश, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्यालय आदेश के तहत जो है छुट्टी, नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, स्थानांतरण, कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के लिए प्रयोग करते हैं कार्यालय आदेश का। और इसमें संबोधन व स्वनिर्देश नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो वो होता है अधिसूचना के प्रयोग में, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अधिसूचना का प्रयोग करते हैं जहाँ पर राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति होती है, पदोन्नति या स्थानांतरण या फिर उनके अवकाश की स्वीकृति सूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को अधिकार सौंपने, वापस लेने के लिए एक नियम, वापस लेने के लिए नए नियम, उपनियम और आदेशों को लागू करने के लिए अधिसूचना का उपयोग किया जाता है। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, आवेदन पत्र के अंतर्गत आता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र आवेदन पत्र के वर्ग में आएगा। कार्यालय आदेश में कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नीचे दाहिनी ओर आता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो शासकीय पत्र जहाँ होता है उसके पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर जो है लिखते हैं हम लोग प्रेषक, पदाधिकारी का नाम व पद नाम लिखते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से देखेंगे तो सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है, तो सही है, अधिसूचना गजट में ही प्रकाशित होता है। इसमें प्रेषक का उल्लेख, ये गलत है, ठीक है, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की मानी जाती है, सही है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, सही है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पत्रों में से अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, उसमें क्या लिखते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, उसमें भवदीय लिखा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? तो संक्षेपण जो होता है ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखिए इस तरीके से 3 पेपर में तो पूछा गया है और वीडियो के पेपर में भी आया था। तो संक्षेपण जो होता है वो 1/3 शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है।
1/3 जितना होता है उसका 1/3 संक्षेपण में लिखते हैं, तो आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा। अब किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी और मूल तथ्यों या प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षिप्त संक्षेपण का एक प्रधान गुण है संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश या फिर एक तिहाई शब्दों में होना चाहिए। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वैयक्तिक पत्र जो होता है ये सगे संबंधियों मित्रों के मध्य लिखते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बातें हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, तो अभी मैंने इसके ऊपर ही बताया था कि वैयक्तिक पत्र जो होता है वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो इनमें से देखिए कौन सा व्यक्तिगत पत्र है। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, तो ये व्यक्तिगत पत्र नहीं है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, तो ये एक व्यक्तिगत पत्र है जो कि अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद को लिखा गया, ये भी गलत है। प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी व्यक्तिगत के अंतर्गत नहीं आएगा, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन के अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा, जो कि अनौपचारिक पत्र का यह उदाहरण है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र था जिसमें निजी जीवन से जुड़े लोगों को पत्र लिखा जाता है, जिसमें परिवार के सदस्य होते हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, इनके सबको पत्र लिखा जाता है, तो वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। बाहर भीतरी बातें जो लिखी हुई हैं ये मूल गुण नहीं है कार्यालय आदेश का, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्यालय आदेश के मूल गुणों में बाहर भीतरी बातें सम्मिलित नहीं है। अनौपचारिकता, नपा तुला, संतुलित तथा निर्वैयक्तिकता कार्यालय आदेश के प्रमुख गुण हैं। आयकर की माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर का सी पार्ट हो जाएगा। आयकर अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे, तो मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए हम पत्र लिखते हैं संभरक को। इनमें से आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संभरक मीन्स सप्लायर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश वाला भी। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है, तो कार्यालय आदेश जो होता है ये निकाला जाता है मंत्रालय से संबंध विभाग या प्रभाग को और अनुभव तीनों हो जाएगा, सभी विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखेंगे, तो छोटे संबंधी जो होते हैं उनको पत्र में संबोधन के लिए चिरंजीव लिखा जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे, तो इसमें देखिए आंसर इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से हम लिखेंगे व्यवस्थापक महोदय को, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक कंपनी अथवा संस्था को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तब यह नई कंपनी आपसे पूर्व अनुभव के प्रमाण पत्र की मांग करती है, और यह अनुभव प्रमाण पत्र आपको वह कंपनी या संस्था देती है जहां आपने पूर्व में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, और अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी या संस्था के किसी मुख्य कार्यकर्ता या व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखा जाता है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे, तो दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पत्र के लिए हम संपादक महोदय को लिखेंगे, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे, तो यह पत्र लिखा जाएगा थाना अध्यक्ष महोदय को, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प में सही नहीं। ठीक है, अब औपचारिक पत्र की बात करें तो औपचारिक पत्र में क्या नहीं होता इनमें से, तो औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता। ठीक है, अभिवादन जो होता है वो अनौपचारिक में होता है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक पत्र जो होता है उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालयों, सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का प्रयोग किया जाता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा, तो व्यवसाय संबंधी पत्र में अगर हम देखेंगे तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, महोदय हो जाएगा संबोधन। ठीक है, महोदय इसका संबोधन हो जाएगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में महोदय इसका संबंध हो जाएगा। परिपत्र के निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, परिपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखिए इसका आंसर जो बात करें तो स्टार लगा हुआ है। अब इसमें देखिए गलती की गई थी, इसमें क्या गलती थी कि इसमें परिपत्र के संबंध में सभी कथन सही हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है तो ये भी सही है। इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती तो ये भी सही है। इसमें विषय का संकेत नहीं रहता तो ये भी सही है।
इसमें अधोलेख यानी कि भवदीय की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी सही है। तो इसमें चारों सही था, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। अब देख लेते हैं परिपत्र क्या होता है। तो परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक रूप है। एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परिपत्र होता है। परिपत्र की विशेषताओं में अभी जो मैंने 4 ऑप्शन पढ़े वो सभी होते हैं। परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या, परिपत्र संख्या लिखी जाती है। ये पूर्णतः औपचारिक पत्र होते हैं। इनमें विषय का उल्लेख किया जाता है। इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग करते हैं। इसे स्वनिर्देशित भवदीय या भवदिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, सही है। ठीक है, तो यह जो है अर्धशासकीय पत्र के रूप में गलत नहीं है, सही है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये गलत है। ठीक, अर्धशासकीय के संबंध में, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में बी ऑप्शन लिखा गलत है, यह अन्य पुरुष के संदर्भ में नहीं लिखा जाता है। सी पाठ है, औपचारिक संबंधों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, तो यह सही है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो यह भी सही है। तो बी पार्ट हो जाएगा। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित कराने, विचार विमर्श, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचनाओं का आदान प्रदान आदि करने हेतु जो है व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र जो होता है उसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखते हैं। इसमें अभिवादन तथा संबोधन का विशेष महत्व होता है। तो ये सरकारी और अर्ध सरकारी में डिफरेंस होता है, जिसको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो माता पिता अभिवादन जो करते हैं शुभ आशीर्वाद लिखते हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम बात करें तो इसे गैर सरकारी पत्र भी कहते हैं, जो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे सगे संबंधियों को, मित्रों को जो लिखा जाता है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं, और ये सब गैर सरकारी पत्र भी होते हैं। अनौपचारिक पत्र के अनेक रूप प्रचलित हैं जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं। यथा अगर हम बात करें तो पहला संबंधियों के पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र और निमंत्रण पत्र, और इसके अलावा विविध पत्र भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना प्रकाशित होती है, किसमें प्रकाशित होती है? तो अधिसूचना जो होता है यानी कि नोटिफिकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो यह सरकारी गजट में निकलती है, विज्ञप्ति जिसको कहते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति तथा उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग किया जाता है अधिसूचना का। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है, किससे प्रेषित होता है? तो कार्यालय आदेश जो होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किसी मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहलाता है। इसमें सदैव राजभाषा का प्रयोग होता है तथा इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय तक ही सीमित होता है। इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है। निम्न में से कौन सा कार्यालय जो है पत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालय पत्र में से कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र जो होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है, व्यक्तिगत पत्र होता है। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है? ठीक है, अब ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता नहीं होती है। व्यावसायिक पत्र के बारे में बताया गया है। और ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। इनमें से बताना कौन से तीनों में कौन सही है व्यावसायिक पत्र के बारे में? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया यह गलत है। ठीक है, किसी विशिष्ट नियम, शब्दावली, रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं, तो यह गलत है। बाकी इसमें दूसरा और तीसरा ये दोनों सही हैं, तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा व्यावसायिक पत्र में मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में कथन गलत कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन करके। तो इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, तो सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को भी पत्र लिखे जाते हैं, तो ये भी सही है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, ये भी सही है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता, जो कि गलत है। इसमें जो व्यक्तिगत पत्र होता है इसमें आपसी संबंध का प्रभाव होता है, क्योंकि ये अपने को लिखा जाता है, यानी कि अपने रिलेशन में सगे संबंधियों को, मित्रों को लिखा जाता है, तो उसमें एक संबंध का प्रभाव होता है। तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, गलत कथन यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा इसमें से? तो सी पार्ट हो जाएगा, मित्र को लिखा हुआ पत्र जो है
व्यक्तिगत पत्र में आता है, इसको अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन से पत्र की विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट है, प्रेषक जो होता है यह पत्र की विशेषता नहीं होती। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पत्र की विशेषता क्या क्या होती हैं तो देख लीजिए नज़र में, सरल भाषा की शैली होनी चाहिए और विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, संक्षेप और संपूर्णता होनी चाहिए, प्रभावान्वित होनी चाहिए और बाहरी सजावट होनी चाहिए, विनयशीलता होनी चाहिए। लेकिन प्रेषक एक पत्र की विशेषता नहीं होती। तो ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, शिकायती पत्र की श्रेणी में आता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परिपत्र। ठीक है, जब एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाता है कार्यालय ज्ञापन के द्वारा तो आंसर डी पार्ट जो उसको हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, इसके बारे में बात हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को निवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो जो विद्यार्थी है वो अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अगर लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है तो उसको लिखना चाहिए आपका आज्ञाकारी शिष्य। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। तो मच्छरों के प्रकोप से संबंधित अगर लिखना हो तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाएगा, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। तो मित्र को पत्र लिखने के लिए प्रिय मित्र लिखा जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन गलत। तो देखिए, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है जो कि सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, ये भी सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी पार्ट गलत हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी राज्यों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। तो सभी राज्यों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र जो होता है उसको हम कहते हैं परिपत्र। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वह पत्र जो स्मरण दिलाए उसको अनुस्मारक पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं परिपत्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, परिपत्र। सूचना पत्र का अर्थ होता है सूचित करना, कहना, समाचार, बताई गई बात आदि से होता है। आज्ञा पत्र का अर्थ आदेश पत्र होता है। अधिसूचना का अर्थ विशेष सूचना या विज्ञप्ति होता है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं करते हैं इनमें से। तो अधिसूचना का प्रयोग इसमें से अगर देखेंगे तो कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं करता, बाकी नियम, आदेश और अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार के क्षेत्र में करते हैं। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी करते हैं, जैसे कि विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना आदि। इनमें से शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो दिया गया है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं जो कि सही है। शासकीय पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। इसके अलावा दिया गया है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है जो कि गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती, नीचे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, भी सही है। पत्र महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, भी सही है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत कथन बताना था, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे। तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसको हम जिलाधिकारी को लिखेंगे। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन क्या करेंगे। तो किसी अधिकारी को पत्र लिखने के लिए संबोधन किया जाता है माननीय महोदय। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मित्र को लिखे गए पत्र में संबोधन प्रिय मित्र से करते हैं। गुरु को पत्र लिखे गए संबोधन आदरणीय से करते हैं। पुत्र को लिखे गए पत्र संबोधन प्रिय आत्मज करते हैं। पिता को लिखे गए पत्र संबोधन में पूजनीय संबोधन करते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है परिपत्र कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परिपत्र के बारे में बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र में मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि को प्रेषित करते हैं। कार्यालय आदेश में किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है। अधिसूचना ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर है जो हम देखने वाले हैं, हिंदी भाषा
बोली व साहित्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? मारवाड़ी, अवधी, बुंदेली, मेवाती। इनमें से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मारवाड़ी जो है ये भी नहीं बोली जाती, अवधी बोली जाती है, बुंदेली भी बोली जाती है, मेवाती भी नहीं बोली जाती। तो 1 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यूपी में बोली नहीं जाती। ठीक है, दोनों जो बोलियाँ हैं ये राजस्थान में बोली जाती हैं। बाकी बुंदेली पश्चिमी हिंदी है, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो ब्रज बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, ठीक है, कन्नौजी भी बोली जाती है, लेकिन बघेली इसमें नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बघेली की बात करें तो बघेली जो होता है मध्य प्रदेश की में बोली जाने वाली बोली है। बाकी ब्रज जो है ब्रज एवं कन्नौजी उत्तर प्रदेश में सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तथा अवधी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इनमें से हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राज्य इनमें से आते हैं? तो सभी आते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो इतने सारे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जो हिंदी भाषा बोले जाते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश आता है। आल्हा खंड जो है किस बोली या भाषा में लिखा गया है? तो आल्हा खंड जो है ये बुंदेली भाषा में लिखा गया है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बुंदेली भाषा। इसे परिमाल रासों के नाम से भी जानते हैं। इसके रचनाकार कवि का नाम है जगनिक। ठीक है, इसमें आल्हा और उदल नामक 2 प्रसिद्ध वीरों की 52 लड़ाइयों और रोमांचकारी वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव यानी अर्थात आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा कई अलग अलग नामों से अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथाओं की प्रचुरता और लोकप्रियता के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आदि भाषाओं का विकास हुआ है, जिसमें मुख्यतः पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली या कैरवी और ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी भाषा का विकास हुआ है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था वाराणसी में। भारतेंदु ने हिंदी को नए रूप में ढाला। भारतेंदु की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ प्रेमी मालका, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, अंधेर निगरी और कृष्ण चरित्र आदि आते हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अवधी बोली जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश जो है संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अवधी बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य जो है भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा का केंद्र भोजपुर है। इस बोली का प्रसार भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिडाद में है। इसी दृष्टि से भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उनमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह बन जाती है उपभाषा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो उससे उस बोली को उपभाषा के रूप में जाना लगता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है 1850 ईस्वी से माना जाता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ विभाजन किया गया हिंदी साहित्य काल का। पहला आदिकाल 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल को 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक, रीतिकाल को 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल को सन 1900 से लेकर अभी आज तक। और आधुनिक काल को अगर हम बात करें तो आधुनिक काल को 4 युगों में विभक्त किया गया है। पहला आता है भारतेंदु युग जिसमें 1850 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक। दूसरा आता है द्विवेदी युग जिसमें 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तीसरा आता है छायावाद युग 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। चौथा आता है छायावादोत्तर युग 1936 से लेकर अब तक। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पर रहा है? तो ब्रज भाषा केंद्रीय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। यह मथुरा में रहा है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र किसके अन्य क्षेत्र में? आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदाऊं, एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम, भरतपुर और करौली तक ब्रजभाषा बोली जाती है। और यह सौर सैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के ओकार बहुला रूप में विकसित है। इलाहाबाद व लखनऊ अवधी भाषा के क्षेत्र हैं, जबकि वाराणसी भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में प्रमुखता से सम्मिलित हैं।
बुंदेली का क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक है बुंदेली का क्षेत्र, तो बुंदेली का क्षेत्र जो है झांसी, जालौन, दतिया में फैला हुआ, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद में बोली जाती है। हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम कहते हैं जो है स्रोत भाषा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिस भाषा का अनुवाद करते हैं उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिसे नई भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहलाती है। एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। इसका पैमाना जो होता है वो व्याकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसमें से कन्नौजी बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। और बांगरू जो है ये हरियाणा में बोली जाती है, हड़ौती बोली राजस्थान में, और बुंदेली जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली है। बुंदेली भी उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर में बोली जाती है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को अगर हम देखें तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। 4 खंडों में विभक्त किया गया है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 4 कौन कौन से हैं? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल है 1050 से लेकर 1375 ईस्वी, और भक्तिकाल है 1375 से लेकर 1700, और रीतिकाल है 1700 से लेकर 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल है 1900 से लेकर 1984 ईस्वी तक। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में इसमें से अगर देखेंगे तो जयपुरी बोली नहीं बोली जाती है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये राजस्थानी में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। और राजस्थानी हिंदी की बोलियों में जो अगर देखेंगे तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आता है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली या कैरपी बोली, हरियाणवी जिसको हम बांगरू कहते हैं, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, सब पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आता है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य नहीं आता, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य जो है वहाँ पे मूलतः मराठी बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज जो लैंग्वेज है, ब्रज भाषा, ये हिंदी की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ उपभाषाएँ और बोलियाँ उनको देख लेते हैं। राजस्थानी उपभाषा में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी जो कि पूर्वी राजस्थानी में बोलती है, और मेवाती उत्तरी राजस्थानी में, और मालवी ये दक्षिणी राजस्थानी में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। और बिहारी हिंदी में देखेंगे तो बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली जाती है। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम है इनमें से ढूंढाड़ी, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ढूंढाड़ी, और ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। ठीक है। हरियाणवी की अन्य नाम देखें तो बांगरू और देशवाली, 2 नाम ये हरियाणवी की हैं। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं, बुंदेली को बुंदेलखंडी, अवधी को कौसली और बैसवाड़ी भी कहा जाता है। कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं, छत्तीसगढ़ी को खलटाही और लरिया भाषा बोलते हैं, बघेली को रिवाई भाषा भी बोला जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कौन सा रहा है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय आर्य भाषा कालक्रम की दृष्टि से विभाजन अगर करें तो भारतीय प्राचीन आर्य भाषा में 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक और इसमें अगर हम देखें तो ए पार्ट है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक, और फिर आता है लौकिक संस्कृत जो कि 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईस्वी तक, और इसी के अंतर्गत पाली भाषा जो आता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा आता है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा होता है फिर इसके बाद 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। फिर आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो कि 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो जितनी भी भाषाएं बोली गई हैं सब बोली जा रही हैं, सब इसके आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आ जाएगी। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जयपुरी जो होता है वो बिहारी भाषा, बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब बिहारी भाषा की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका प्रयोग किया गया था जयभट्ट के शिलालेख में, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यह देवनागरी का लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट थे, उसके शिलालेख में किया गया था। कौन सी प्राचीन भाषा इनमें से नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। पंजाबी जो भाषा है वो प्राचीन भाषा के अंतर्गत नहीं आता। भाषा के क्रम देख लीजिए तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, इसके बाद पाल हुई, फिर प्राकृत हुई, इसके बाद अपभ्रंश आई, फिर अवहट्ट आई, फिर प्राचीन हिंदी आई। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है इनमें से? तो मेवाती बोली राजस्थानी है जो कि उत्तर प्रदेश की नहीं है, बाकी कन्नौजी, ब्रज, भोजपुरी सब उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, मारवाड़ी राजस्थान में, मराठी महाराष्ट्र में, मेवाती राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में, मालवी जो है ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, कुमाऊनी उत्तराखंड और हिमाचल में, और भोजपुरी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा इनमें से नहीं बोली जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। बाकी ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी, ये तीनों भाषाएं जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस भाषा की बोली को काशिका कहा गया है? ठीक है, कौन सी भाषा की बोली को काशिका कहा गया है? तो आंसर सी पार्ट है, वाराणसी की भाषा की बोली को काशिका कहा गया है। अब देखिए, भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा है जो वाराणसी व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा के क्षेत्र के पश्चिम हिस्से से लेकर अवधी भाषा के क्षेत्र तक है। इस प्रकार की यह भाषा शाखा के पूर्वी शाखा के अंतर्गत आती है। मुख्य रूप से काशिका भाषावादी जिले जैसे कि वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद से काशी के नाम पर इसी भाषा का नाम काशिका पड़ा था। खड़ी बोली जो है निकली है, कहाँ से निकली है? तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से निकली है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, बांगरू और हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोली होती है। जबकि पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी भाषा के अंतर्गत मगही, भोजपुरी और मैथिली, राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी आती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी की खड़ी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्य सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित अन्य भाषाओं में तो पश्चिमी हिंदी हुआ, राजस्थानी है, ब्रजभाषा है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी निकला हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं विकसित हुई हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध आता है ये द्रविड़ भाषा परिवार से। आंसर इसका जो हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कन्नड़ की अगर हम बात करें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाएं आती हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास जो है ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत देखें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा की बोलियां हैं, जिसमें जैसे कि ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी इत्यादि भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्राथमिक प्रमाण ग्रंथ कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह कवि चंद्र बरदाई के द्वारा जो है रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा का जो है काल विभाजन नहीं इनमें से? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, संयुक्त काल जो होता है यह हिंदी काल भाषा का विभाजन नहीं होता। इलाहाबाद में कौन सी भाषा बोली जाने वाली होती है? तो इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अवधी भाषा के प्रयोग क्षेत्र में तो अवधी जो है अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा और प्रतापगढ़ आदि में बोली जाती है। ब्रज भाषा का प्रयोग तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी और धौलपुरी में बोली जाती है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग जो है मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून और अम्बाला आदि क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी का प्रयोग भोजपुर, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ इत्यादि में बोली जाती है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस भाषा की जो है किस प्रकार की भाषा? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा हिंदी? तो हिंदी जो है श्लिष्ट योगात्मक है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चीनी भाषा जो है मंदारिन अयोगात्मक प्रकार की और द्रविड़ भाषा जो है अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है ये आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी तीन बोलियां आती हैं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तीनों याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या फिर खड़ी बोली जिसको कहते हैं यह आता है और इसी के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। पश्चिमी हिंदी जो सौरसेनी अपभ्रंश तथा पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? तो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों में अगर हम देखेंगे तो 8 भाषा है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 भाषा कौन कौन सी हैं? तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा 18 बोलियां हैं। ठीक है, हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली क्या है? तो हड़ौती बोली जो है पूर्वी राजस्थान की है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
पश्चिमी राजस्थान में अगर हम देखें तो ये मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी, ढारकी, बीकानेरी आदि। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में अहिरवाटी और मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हड़ौती और राजावाटी और तोरावाटी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रागड़ी और सोंदवाड़ी। दक्षिणी राजस्थान की बोलियाँ निमाड़ी है। गाजीपुर में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो गाजीपुर में बोली जो बोली जाती है वो है भोजपुरी। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी भाषा जो है बिहार में ज़्यादातर बोला जाता है, बिहार राज्यों में। और अवधी जो है फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर में बोला जाता है, जिसमें और खड़ी बोली जो है मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, दिल्ली आदि में बोली जाती है। बघेली रीवा जिले में बोली जाती है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी मानी गई है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं के समान रूप में मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है वह खड़ी बोली व साहित्यिक रूप से है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा मराठी, हिंदी की उपभाषा नहीं है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बाकी पश्चिमी, राजस्थानी, पूर्वी ये सब हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, गौरवी, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू आता है। सब बात हो चुकी है। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। बिहारी में भोजपुरी, मथली, मगही और पहाड़ी हिंदी में नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी आता है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो वो बोली है मैथिली। मैथिली जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। ठीक है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो कबीरदास जो थे ये संत काव्य धारा के कवि थे। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, संत काव्य धारा। ठीक है, प्रेम काव्य धारा के कवि जायसी थे। राम काव्य धारा के कवि तुलसीदास व कृष्ण काव्य धारा के कवि रसखान, नरोत्तम दास, सूरदास आदि थे। हिंदी भाषा की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती इनमें से? तो वो कौन सी बोली है? तो वो है मगही बोली। मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बाकी छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो वह है मेवाती। मेवाती जो है राजस्थानी की बोली है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मगही, कन्नौजी, बघेली सब उत्तर प्रदेश की भाषाएँ बोलियाँ हैं। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल द्वारा का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में अगर देखेंगे तो आलोचना विधा हुई थी, उसके द्वारा इनका प्रवेश हुआ। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो है यह दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कला काल और मिश्र बंधु ने इसे अलंकार काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल कहा था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कन्नौजी बोली आती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, कन्नौजी बोली। ठीक है, तो ये बातें बहुत बार हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार जो है खड़ी बोली है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मानक का अभिप्राय होता है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वो भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा का रूप का व्यवहार पत्रचार, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वो उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है कहाँ से? तो पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। 3 बोलियाँ आती हैं। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो आर्य भाषा का आरंभ जो हुआ है वो 1500 ईसा पूर्व से आसपास से हुआ है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, जयपुरी राजस्थान की है, बाकी सारे उत्तर प्रदेश की हैं। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है खड़ी बोली में। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, खड़ी बोली में जो है ने परसर्ग लगाया जाता है। यह ओकार बहुला बोली हो, जैसे कि मैंने, तुमने, तूने, तुन्ने आदि शब्द जो होते हैं ये प्रचलित हैं खड़ी बोली में। अवधी बोली जो है आकार बहुला है,
इसमें जवन, तवन, कवन, तोर, हमार, तोका, मौका शब्द ये सब प्रचलित हैं। ठीक है। राजस्थानी बोली ओकार बहुला, यहाँ पे ड़ वर्ण की जो है बोली अधिक बोली जाती है, जैसे कि मारो, भाड़ो, भारो, कोड़, ठाड़ा, इस तरीके से। और ब्रज की क्रियापद की बोली ओकार बोली है, जैसे कि गयो, खायो, भयो, पढ़ायो, इस तरीके से बोलियाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद इसमें और जो है चैप्टर 2 से 3 चैप्टर इस बुक में बचा हुआ है, जिसमें रचनाकार विधाएँ हैं, इसके अलावा विविध चीज़ें इसमें कुछ दी गई हैं, तो उसको भी हम आने वाले चैप्टर में, आने वाले वीडियो में उसको हम कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।